हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। अभी तक हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट की 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है। हमारी लास्ट यूनिट मेमोरी थी और मेमोरी को हमने 97% कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लगभग 2-3 मेमोरियाँ देखेंगे और हम ये समझेंगे कि ये मेमोरियाँ एक्चुअल क्या होता है और इसका वर्क क्यों किया जाता है। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो पिछले सारे वीडियो आप विज़िट कर लो, क्योंकि ग्रुप 4 की वैकेंसी लगभग आ ही चुकी है और इसके साथ साथ एएसआई हाई कोर्ट की वैकेंसी भी आने वाली है। ये हमारे केवीएस की सारी भर्तियां स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा ही जाता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहा है तो ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप देख सकते हैं, 1 बाय 1 सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया गया है। और आई होप इन वीडियोस के अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सीरीज़ के साथ साथ हम एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं और हर एमसीक्यूज़ के 4 ऑब्जेक्टिव को डीप तरीके से बताया गया है। हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी अब ये मेमोरी क्या है? देखो, वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी की हम कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। ये मेमोरी कंप्यूटर की रैम का अनुसरण करने के लिए हार्ड डिस्क के एक हिस्से का इस्तेमाल करती है। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की प्रोसेस है, एक टेक्निक, टेक्निकल प्रोसेस। एक टेक्निकल प्रोसेस है। ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कंप्यूटर की मेन मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, जिससे जिससे कंप्यूटर की कंप्यूटर के मेन मेमोरी की या मुख्य मेमोरी की क्षमता बढ़ाई जाती है। ठीक है। ये कंप्यूटर के रैम का अनुकरण करने के लिए हार्ड डिस्क के एक हिस्से का इस्तेमाल करती है। मतलब कि यूज़ करने के लिए क्या करती है? यूज़ करने के लिए कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के एक हिस्से का इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करती है। ये है वर्चुअल मेमोरी। आइए हम वर्चुअल मेमोरी को कुछ बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखो, ये जो वर्चुअल मेमोरी है, ये वर्चुअल मेमोरी स्टोरेज ड्राइव पर अस्थायी रूप से बनाई गई एक वोलेटाइल मेमोरी का एक हिस्सा होता है। वर्चुअल वर्चुअल मेमोरी कैसा होता है? ये वर्चुअल मेमोरी वोलेटाइल मतलब कि अस्थायी, वोलेटाइल मतलब कि अस्थायी। ये मेमोरी क्या है? वोलेटाइल मतलब कि अस्थायी रूप से बनाई गई वोलेटाइल मेमोरी का हिस्सा होता है। ठीक है। ये एक अस्थायी रूप से होता है जो कि स्टोरेज ड्राइव पर अस्थायी रूप से बनाई जाती है। यह तब बनाई जाती है जब कंप्यूटर एक साथ कई प्रोसेस पर काम कर रहा होता है और रैम कब होती है। चलो हम इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसका यूज़ तब होता है जब कंप्यूटर कई कार्य
एक समय पर, एक साथ मतलब एक ही समय पर करता है और कंप्यूटर की रैम कम होती है, तब इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये जो वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी के यूज़ से यूज़र को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर में असीमित मेमोरी है। इसके यूज़ से ऐसा लगता है कि कंप्यूटर में असीमित मेमोरी है, मतलब कई ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी मेमोरी संसाधनों का मैनेजमेंट करने के लिए पेजिंग और डिफ्रैगमेंटेशन नाम की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करती है। यह मेमोरी मेमोरी के जो भी इक्विपमेंट है, मेमोरी के सभी इक्विपमेंट, डिवाइस, कुछ भी बोल सकते हैं, इक्विपमेंट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर यह मेमोरी के सभी इक्विपमेंट को मैनेज करने के लिए पेजिंग या फिर आप बोल सकते हैं डिफ्रैगमेंटेशन इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करती है। ये है वर्चुअल मेमोरी के यूज़। देखो वर्चुअल मेमोरी का सबसे मेन फ़ायदा यह है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को फिजिकल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी से बड़े प्रोग्राम्स को लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लोड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये है फिजिकल मेमोरी का मेन इस्तेमाल। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं फिजिकल मेमोरी को हम कौन सी मेमोरी बोल सकते हैं, इसको हम आभासी मेमोरी भी बोल सकते हैं। आभासी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, हमारी फिजिकल मेमोरी है और ये हमारी आभासी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी है। देखो वर्चुअल मेमोरी की जो भी प्रोसेस है, ये किसी भी प्रोसेस को मतलब कि पूरी तरह से मेन मेमोरी में बिना डाले उसका वर्क सक्षम बनाती है। कहने का मतलब ये है, इसमें केवल उसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में डाला जाता है जो प्रोग्राम के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम के उस भाग के सॉल्यूशन के बाद मेन मेमोरी जो भी डेटा रखती है प्रोसेस कर तेज़ी से दूसरे प्रोसेस द्वारा बदल देती है और यही ऑपरेटिंग सिस्टम को इस प्रकार के मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और बड़े से बड़े काम या फिर मेमोरी इसको व्यवस्थित रूप से कंप्लीट कर सके, इसलिए इसका काम वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं।
ये वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क जैसे कि सहायक मेमोरी में खाली स्थान का उपयोग जैसे कि रैम को व्यवस्थित रूप से उसकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है और ऐसे में वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क में खाली स्थान पर निर्भर करता है। देखो, ये वर्चुअल मेमोरी एक मैनेजमेंट की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम बड़े सॉफ्टवेयर या फिर बड़े प्रोग्राम को मेन या फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब कि मेन प्राइमरी मेमोरी में रख कर प्रोसेस करवा सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है, लेकिन मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी है कम होने के कारण बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब कि प्रोसेस नहीं कर पाते। इस समस्या से निपटने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का काम करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके कारण बड़े से बड़े सॉल्यूशन स्पेस को मैनेज करने के लिए हम इस मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह के सारे कामों में फ़ायदेमंद होते हैं। यही हमारी वर्चुअल मेमोरी है, क्योंकि ये मेमोरी अपने को एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने की अनुमति देती है, परमिशन देती है और ये मेमोरी को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर यूज़ करके मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम मल्टीटास्किंग जैसे कार्यों को संभव बनाते हैं। ठीक है, मतलब इसके कारण हम कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं, कई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके कारण संभव है। वर्चुअल मेमोरी ये फंडामेंटल पर काम करती है। अब हम अगली मेमोरी देख रहे हैं। देखो, यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से एक डिवाइस का इस्तेमाल भी किया जाता है। हम अगला पॉइंट डाल रहे हैं। उस डिवाइस का नाम क्या हो सकता है? उसका नाम है मास स्टोरेज डिवाइस। मास स्टोरेज डिवाइस, ये है उसका नाम। अब देखो, मास स्टोरेज डिवाइस क्या है? जैसे कि कंप्यूटर के कार्यों में वृद्धि करने के लिए, मतलब कि कंप्यूटर का यूज़ बढ़ाने के लिए, उनके अनुप्रयोगों में वृद्धि करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना पड़ेगा। उस सुरक्षित रखे हुए डेटा के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ऐसा डिवाइस होना जो कि कम लागत में हो और असीमित कैपेसिटी में हो, उसमें कई सारी स्टोरेज क्षमता हो। ठीक है, इस तरीके की यूनिट का उपयोग करना ही हम मास स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इस तरह की जो भी यूनिट्स का हम इस्तेमाल करेंगे वही मास स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम। मास स्टोरेज डिवाइस उसे कहा जाता है जो लंबे समय तक प्रोग्राम या फिर डेटा को सुरक्षित रख सकता है। डेटा को सुरक्षित रखे वही यूनिट मास स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। ठीक है, उसी यूनिट को, उसी इक्विपमेंट को मास स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक, अब कौन कौन से मास स्टोरेज डिवाइस है वो भी हम एक दो देख लेते हैं। तो पहला होता है डिस्क अरे। नंबर 1 डिस्क अरे। डिस्क अरे वो होता है मतलब कि जो हाई कैपेसिटी वाले हार्ड डिस्क, जैसे कि डिस्क प्लेटर का समूह, डिस्क प्लेटर का समूह, दूसरा हम बोल सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, और हम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का सेट है, जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का सेट है, जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का सेट है, ठीक है, जिसे हम एक डिब्बे में सील बंद करके रख देते हैं, जिन्हें
डिब्बे में सील करके रखते हैं। जिसे भी हम सील करके रखते हैं, इसे किसी भी कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जोड़कर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इन्हें किसी भी सिस्टम पोर्ट से जोड़कर डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा डिस्क अरे होता है और इसे हम रेड से जाने जाते हैं। ये रेड से जाने जाते हैं। रेड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रेड क्या हो सकता है इसका? रिडेंट रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा है बफर। बफर क्या होता? बफर एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, बफर एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी है। इसका यूज़ भी स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, क्या स्टोर करने के लिए? कोई प्रोग्राम की प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट डिवाइस ऐसे होते हैं जो पहले डेटा को तो स्टोर करते हैं। ठीक है, और दो उपकरणों के बीच में डेटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस गति में अंतर रहने पर बफर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑडियो या वीडियो फाइल को चालू करने से पहले हम कुछ डेटा को बफर में रखते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का अवरोध ना हो। ठीक है, बफर किसके जैसा होता है? बफर एक प्रकार से कैशे का कार्य करता है, जिसका उद्देश्य यह है कि यहाँ से डेटा को वहाँ तक पहुँचाना। कैश की तुलना में बफर का स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बफर कैश की तरह, कैश मेमोरी की तरह ही काम करता है। कैश मेमोरी की तरह कार्य करता है। और तीसरा आप समझ सकते हैं स्पूलिंग क्या होता है। स्पूलिंग, नंबर 3 स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है? देखो, स्पूलिंग मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम उसको हाई स्पीड कैपेसिटी वाले प्रिंट बफर में भेजते हैं। देखो, स्पूलिंग क्या है? ये स्पूलिंग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसको हम हाई स्पीड कैपेसिटी वाले प्रिंट बफर में भेजते हैं। इस कार्य को स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग के बाद जो प्रिंटर बफर से डेटा लेकर प्रिंट करता है और उसके बाद हमें प्रिंट मिलता है। मतलब कि स्पूलिंग क्या करता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को पहले प्रिंट बफर में भेजता है। डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग से पहले डेटा को प्रिंट बफर में भेजता है। डेटा प्रिंट बफर में भेजता है। जाता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं जाता है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? यही प्रोसेस स्पूलिंग कहलाता है। प्रोसेस स्पूलिंग कहलाता है, हम इसको स्पूलिंग बोलते हैं। और स्पूलिंग होने के बाद जो प्रिंटर बफर है ना, डेटा लेकर प्रिंट करता है। ठीक है, इसके बाद प्रिंट होता है। मतलब कि यहाँ पर
स्पूलिंग की प्रोसेस के बाद जो प्रिंटर है, प्रिंट बफर से डेटा प्रिंट करता है। ठीक है, यही हमारा स्पूलिंग है। ये शायद आपको दिख रहा होगा, यही हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो मेमोरी का सिलेक्शन कैसा होता है ये हम देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का चयन, कंप्यूटर मेमोरी का चयन। देखो हम सारी मेमोरी बनाते हैं। हम सबसे छोटी इकाई देखते हैं रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर रोम, रैम, मैग्नेटिक डिस्क, फिर है ऑप्टिकल डिस्क, फिर आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक टेप। ये है आपकी मेमोरियाँ। अगर हम बात करें इनके स्पीड की, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है रजिस्टर की। स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा रजिस्टर की स्पीड होती है, उसके बाद कैश मेमोरी की, उसके बाद रोम, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक टेप की। तो आप ये बोल सकते हैं स्पीड के मामले में सबसे ज़्यादा इसकी होती है, सबसे कम मैग्नेटिक टेप की होती है। ये हमने देखा स्पीड का। सबसे ज़्यादा रजिस्टर की स्पीड होती है, उसके बाद कैश मेमोरी के बाद रोम और रैम की स्पीड है, और इससे कम स्पीड मैग्नेटिक डिस्क की होती है, और ये ऑप्टिकल डिस्क, और सबसे कम होती है मैग्नेटिक टेप, जो सामान्य तरीके से टेप हम पुराने समय में इस्तेमाल करते थे, इस टेप की बात करिए। ठीक है, ये हमने बात करी स्पीड के तौर पर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी कीमत के हिसाब से क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखो अगर कीमत की बात करें तो हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा कीमत रजिस्टर का है। प्राइस की बात करें, सबसे ज़्यादा प्राइस रजिस्टर का है, और सबसे कम हाई प्राइस कर देते हैं। हाई प्राइस रजिस्टर का है और लो प्राइस ये मैग्नेटिक टेप का है। मतलब कि ऊपर ये इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर नीचे की ओर चलोगे तो इनके वैल्यू घट रहे हैं। स्पीड भी नीचे आओगे तो स्पीड भी इनकी कम है। सबसे ज़्यादा स्पीड बोले तो रजिस्टर की, और सबसे कम बोले तो मैग्नेटिक टेप। सबसे कम प्राइस बोले तो मैग्नेटिक टेप, और सबसे ज़्यादा प्राइस बोले तो रजिस्टर का। ये हमने प्राइस के हिसाब से देख लिया। अब हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी किस प्रकार से बोला जाएगा। अगर हम बात करें तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है, और नीचे ये सेमीकंडक्टर मेमोरी लगभग नहीं के बराबर होती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सबसे अधिक अधिक माना जाता है, और ये सबसे कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा रजिस्टर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, फिर कैश, उससे कम रैम रोम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, और सबसे कम मैग्नेटिक टेप होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, अब हम बात करें एक्सिस टाइम का। ठीक है, मतलब कि कार्य करने की कैपेसिटी, मतलब कि कार्य करने की कैपेसिटी। अगर हम कैपेसिटी देखें एक्सिस टाइम, तो सबसे कम एक्सिस टाइम किसका होता है ये हमें निकालना है। तो देखो इस मेमोरी का, रजिस्टर का एक्सिस टाइम सबसे कम होता है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कैश मेमोरी का, फिर रैम रोम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो हम बोल सकते हैं सबसे कम मैग्नेटिक टेप का होता है। और हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एक्सिस टाइम। एक्सिस टाइम मतलब सबसे कम एक्सिस टाइम, मतलब कि इसको अपने काम में सबसे कम समय लगता है, ये बात हम कर रहे हैं। तो हमको यहाँ लिखना है सबसे कम इसका है और सबसे ज़्यादा इसका है। अधिक अधिक समय मैग्नेटिक टेप को लगता है, और इसको सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, और इसकी लो स्पीड है। लो स्पीड लिखो, लो स्पीड है तो काम धीरे करेगा, तो इसका एक्सिस टाइम भी सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये हमने बात की कंप्यूटर मेमोरी की।
ठीक है, इस प्रकार से हम मेमोरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक और देखते हैं स्टोरेज क्षमता। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किस में होगी? तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता उसी में होगी जिसका सबसे ज़्यादा समय है। ठीक है, तो अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी नीचे की ओर सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर ऐसे चलेंगे तो सबसे ज़्यादा रहेगी, इस प्रकार से चलेंगे सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता इनमें रहेगी और सबसे कम ऊपर की ओर रहेगी। तो शायद हमें यहाँ लिखना सही रहेगा, यहाँ लिख देंगे कि इसकी सबसे कम स्टोरेज क्षमता और नीचे सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता कैपेसिटी और इसकी सबसे कम। इतना हमने देखा मेमोरी के बारे में जिसमें हमने देखा स्पीड सबसे ज़्यादा इसकी, सबसे कम इसकी, सबसे ज़्यादा प्राइस है और इसकी सबसे कम प्राइस है। उसके बाद देखा कि ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है और ये नीचे की ओर लगभग नहीं के बराबर ये सेमीकंडक्टर मेमोरियाँ हैं और इसका एक्सिस टाइम सबसे कम है क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी फास्ट काम करती है और ये सबसे धीरे काम करती है, इसका एक्सिस समय सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमने लास्ट में देखा था कि यहाँ पर स्टोरेज क्षमता, सबसे कम स्टोरेज क्षमता इसकी है और सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता मैग्नेटिक टेप की है। ये हमने समझा यहाँ पर लगभग। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से हमने मेमोरी को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आई होप आपको आप सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ पर मैं एक लाइन और जोड़ दूँ कि प्राइमरी या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे कि रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम रोम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इनकी स्टोरेज क्षमता भी कभी किसी में कम या फिर प्रति बिट लागत अधिक है। दूसरी तरफ से हम बोल सकते हैं इसकी सहायक मेमोरी जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इन सबको हम फ्लॉपी या हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, या फिर ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इनकी स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, जो हमने अभी देख लिया। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा मेमोरी का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आप 3 यूनिट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हमने बहुत ही डीप तरीके से पढ़ा और हर यूनिट के बाद हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में आपको MCQs मिलेगा और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आपको ये नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप ये डायरेक्टली यही नोट्स खरीद सकते हैं, जो आपको मैं बहुत ही कम कीमत में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है।